Hello and welcome to Kalam IS. This is New Simply Put, dated 9th December 2024, and let's get started. The topics for today are Oil Field Amendment Bill. The next one is why does RBI want a hedge against dollar reliance but not push for de-dollarization? And the last one is rupee free fall. These can be found in the Indian Express explained section, and these are the clippings that can help you locate better. Let's get started with the first topic, hedge against dollar reliance. तो बेसिकली दुनिया में आजकल तीन चार ट्रेंड्स हैं। पहला आपको पता ही है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है, राइट? बिकॉज आपको पता है कि यूएस और चाइना काफ़ी ट्रेड वॉर में रहते हैं। चाइना अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ चैलेंजिंग अ वेरी एस्टैब्लिश्ड पावर। तो वो युआन एंड रेनमिनबी की डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली जो डॉलर है उसका बेसिकली वेपनाइजेशन हो चुका है, विच मीन्स दैट द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस डॉलर एज अ मीन्स टू फाइट इनडायरेक्ट वॉर्स, राइट? मतलब अगर किसी पे गोली वगैरह नहीं चलाई लेकिन किसी कंट्री को उन्हें परेशान करना है, ट्रबल करना है, तो वो कहते हैं कि आप हमारा डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे रशिया और ईरान के साथ किया, राइट? तो उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, उनको स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया। ये चीज़ की भी हो रहा है, डिक्रीजिंग डॉलर डोमिनेंस, राइट? इंक्रीजिंग डॉलर वेपनाइजेशन। तीसरा ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल? तीसरा ट्रेंड ये भी है कि अभी इन सब चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई है और सब लोग अपने डॉलर के बियॉन्ड तरीके यूज़ कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि रशिया और इंडिया ट्रेड करता है रुपीज़ में, राइट? हमने वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात करी है। सिमिलरली रिसेंटली भी हमने न्यूज़ देखी थी कि ब्रिक्स चाह रही है कि हम अपनी करेंसी निकालें। तो ट्रंप ने बोला था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे 100% टैरिफ लगेगा और आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। डोंट ट्राई टू गेट अ ब्रिक्स करेंसी, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एंड साथ में गोल्ड के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें अब बढ़ रही हैं, इन द सेंस दैट लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू पुट द रिजर्व्स इन गोल्ड रादर देन डॉलर। इतने सारे दुनिया में पैटर्न्स चल रहे हैं। एंड ऑल्सो नाउ यूएसए इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, वी नो हाउ ट्रम्प इज। नाउ इन दिस बैकग्राउंड आर RBI governor Dr. Shaktikanta Das has said that they have basically clarified India's position कि हम बेसिकली डी डॉलराइजेशन नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम ये अपने जो डॉलर पे डिपेंडेंस है, जो ओवर डिपेंडेंस है हर चीज़ की, अगर हमें ट्रेड करना है, हमें अगर यहाँ से ऑयल लेना है, कुछ भी यहाँ से सामान आएगा या फिर कुछ भी हम आगे यहाँ वहाँ ट्रेड करते हैं, सब चीज़ डॉलर में होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो रिलायंस है, ओवर रिलायंस डॉलर पे, वो हम कम करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। दिस इज द आर्टिकल, राइट? लेट्स सी व्हाट द ऑथर हैज टू से। RBI बेसिकली उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि हम अपने ट्रेड को डी रिस्क करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। ऐसा नहीं है कि हम डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं। इसलिए अगर हमें थोड़ी सी डोमेस्टिक करेंसी प्रमोट करनी पड़ रही है तो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपोजर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए है, राइट? And that also the clarification has come from RBI governor, ठीक है? And they have explicitly stated the same, and they are not really pursuing any de-dollarization, right? Like I've said, again, the focus is on a reliant, resilient, and a balanced trade. Going forward, like I've said that the gold purchases have increases. पहले हम बैकअप की तरह रखते थे डॉलर को कि कुछ अगर हो जाएगा, तो जैसे इंडिया में अभी भी फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो डॉलर में होते हैं, राइट? तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी नॉट जस्ट इंडिया बट रादर होल लॉट ऑफ कंट्रीज आर ट्राइंग टू put their savings or basically their reserves into gold. Lot of conversions are happening. Similarly, RBI has also increased gold purchases to mitigate the risks, right? तो इसमें वही है, जितने भी गोल्ड रिजर्व्स हैं वो रीपेट्रिएट हो रहे हैं और इससे इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है। साथ में ट्रेड भी, जैसे मैंने बताया, रशिया के साथ, यूएई के साथ हम रुपीज़ में कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉलर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट द क्लैरिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड देर आर ऑल्सो चैलेंजेस इन द बैकग्राउंड ऑफ वाई दिस इज बीइंग डन। RBI का ये जो मूव है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है, राइट? जैसे हमने वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोला रशिया के साथ, क्योंकि एक तो हमें अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, साथ में हम बैकग्राउंड में, वैसे मैंने हमको बताया कि चाइना काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो जैसे चाइना और रशिया का ट्रेड तो पूरा अपने एक दूसरे की करेंसी में होता है, एंड ये काफ़ी फेवरेबल भी रहता है बिकॉज ये लोग तो इन्हें काफ़ी फ्यूल एंड ऑयल और वो सब दे देते हैं, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और रशिया
को चाइना से मिल जाती है। इंडिया और रशिया का ट्रेड इतना फेवरेबल नहीं है जितना चाइना और रशिया का है। सो इंडिया और रशिया में हम लोग को तो काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन रशिया को हमसे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए काफ़ी इम्बैलेंस सा ट्रेड रहता है। तो जितना चाइना और रशिया का ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो चाइना की करेंसी की बोलबाला बढ़ेगा, राइट। तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में थोड़ी सी सिचुएशन बन ही गई है कि चाइना की करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उसका ज़्यादा डोमिनेंस भी बढ़ रहा है। तो इन दैट सेंस जो इंडिया की स्ट्रैटेजी भी है वो थोड़े तरीके से इट्स सीन एज अ मेजर टू बेसिकली ऑल्सो टैकल दिस. The rise of Chinese yuan as a competitor to dollar presents both opportunities and challenges, right? So that is what the article is basically relating, right? While the yuan's acceptance is growing, India has shown reluctance in using it for Russian oil imports, right? We are only trying to use it through our rupee. So this is what the whole article is. Now for the geographical factors also, जैसे हम जानते हैं कि EU में भी यूरो की करेंसी चलती है, राइट? तो वहाँ पे यूरो की करेंसी चलाना इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, राइट। सारे कंट्रीज एक साथ लोकेटेड हैं, तो आपस में ट्रेड हो जाता है, करेंसी फ्लो कर लेती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल सब कुछ फ्लो करता है। हालांकि ब्रिक्स सब डाइवर्टेड है, एक ब्रिक्स ब्राज़ील यहाँ पर है, इंडिया चाइना यहाँ पर है, रशिया यहाँ पर है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर है। सो इतना ज़्यादा सब कुछ होने की वजह से ब्रिक्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अगर वो अपनी करेंसी लेकर भी आते हैं तो एक तो इंटरनेशनल जो उनको प्रेशर मिलेगा थ्रू यूएस, वो तो अलग है, साथ में खुद भी जो जोग्राफी है उनकी वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। तो वही कह रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज फेस यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू जोग्राफिकल स्प्रेड, मेकिंग अ शेयर्ड करेंसी लेस फीजिबल दैन इन द यूरो जोन विच इज़ जोग्राफिकली कंटिग्यूअस एंड हैज़ अ शेयर्ड करेंसी। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक गोल्ड डिमांड बढ़ गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम द डॉलर रिलायंस। सो दीज हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दिस इज़ द बेसिकली आर्टिकल जहाँ पे वही ये लोग रीइटरेट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि द होल स्ट्रैटेजी इज़ टू बेसिकली प्रोवाइड अ हेज और अ प्रोटेक्शन, राइट। एंड वाई इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज द ऑयल प्राइसेज आर ऑल्सो राइजिंग, देर आर जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, एंड इसलिए डॉलर रिजर्व्स सबके अफेक्ट हो ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन चैलेंजेस की वजह से हम लोग अपनी करेंसी को ले रहे हैं। इट इज़ जस्ट टू रिड्यूस आर रिस्क्स, बेसिकली डी रिस्किंग ट्रेड रादर देन a full blown de-dollarization initiative, right? So this is what the article is about. Let's move to the next article, Oil Field Regulation and Development Amendment Bill, राइट। सो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या हो रहा है दैट आपको पता है कि एक बहुत पुराना बिल है हमारा जो कि 1948 में आया था ऑयल फील्ड्स को लेकर। अब राज्यसभा ने एक अमेंडमेंट पास किया है इसको 2024 में, अभी ये बिल ही है, एक्ट नहीं बना है। तो इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू रीवर्क द एंटायर सिचुएशन। एंड व्हाट इज़ दैट द केस? तो बेसिकली अभी आपको पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो ऑफकोर्स हमारा ट्रेड अकाउंट इम्प्रूव होगा, राइट, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा इम्पोर्ट है उसमें ऑयल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। सिमिलरली इसमें हम खुद भी रिलायंट बनेंगे, राइट। इकोनॉमी काफ़ी जो एज काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऑयल एज अ फ्यूल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। सो द बिल इज़ in that sense a broad vision, a bill with a broad vision, because वो खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। पहला तो ये बिल की नई चीज़ है। साथ में अभी आपको पता होगा ज़्यादातर जो ऑयल और मिनरल्स की चीज़ें रहती हैं वो स्टेट इंटरप्राइजेस करती हैं, पब्लिक यूनिट्स करते हैं। तो उस चीज़ को भी वो लोग एक नया ब्रॉड विजन ऐड कर रहे हैं कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इन्वेसाज करेंगे, राइट। साथ में यहाँ पे एक और बात बोली है कि इसके साथ साथ जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, राइट, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं जो फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा आते हैं। सो व्हेन द न्यू बिल इज़ गोइंग टू कम, राइट, नॉट ओनली दीज थिंग्स विल बी in highlighted, but also there is a rule or maybe there is an effort to basically allow to make the rules for the leases such that the greenhouse gases emissions are also reducing, right? And of course हर चीज़ में dispute settlement की बात तो होती ही है, साथ में mergers और acquisitions की बात भी होती है। So the bill in that sense is a very forward looking bill, and it tries to basically address the limitations of India in the past. सो ये है बेसिकली अभी हमारा बिल का पूरा विजन, एंड ये हमारे पूरे ऑयल एंड मिनरल इंडस्ट्री को चेंज करने की बात करता है।
and that is how it has been planned. Let's see how it passes. Let's also read the details of the bill. तो वही बोल रहा है कि बिल का पर्पस क्या है कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है जिससे कि इंपोर्ट कम हो जाए एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, राइट। साथ में ऐसा भी बोल रहा है दैट थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि हमने पेट्रोलियम एंड माइनिंग को डीलिंक कर दिया है। सो अब बेसिकली जैसे हमें पता है कि पहले केवल एक माइनिंग लीज मिलता था जहाँ पे हम कोल भी निकाल सकते थे, जहाँ पे हम पेट्रोलियम भी निकाल सकते थे, लेकिन अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब इन्होंने बोला है पेट्रोलियम लीज अलग निकलेगा, राइट, और उसमें फिर आप बहुत सारे तरीकों के हाइड्रोकार्बन आप निकाल सकते हो। चाहे आप शेल गैस निकालो, आप चाहे कोल बेड मीथेन निकालो, चाहे आप नेचुरल गैस निकालो, या फिर आप ऑयल पेट्रोल ही निकाल लो। जितने सारे कन्वेंशनल या फिर नए वाले जो है हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड हाइड्रोकार्बन्स, आप वो सब चीज़ें निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्योंकि ये पेट्रोलियम स्पेसिफिक है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोल लिग्नाइट वगैरह नहीं आएगा, राइट। सो ये चीज़ को रिप्लेस करके ये क्लैरिफिकेशन डाला है। साथ में उन्होंने और भी क्लैरिफाई किया है कि डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल क्या रहेगा। तो वही क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसे मैंने बताया, शेल गैस हो गया, कोलवेट मीथेन हो गया, जितने भी और सारे तरह के पेट्रोलियम डेरिवेटिव है सब हो जाएंगे। लेकिन वही इट एक्सक्लूड्स कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम। सो दैट इज वॉट द स्मॉल डेफिनेशन चेंज हैज हैपेंड विच विल हैव लार्जर इम्प्लीकेशन फॉर दैट सेंस। एंड द फर्दर थिंग इज दैट द न्यू पेट्रोलियम लीजेस विल कम। सो वो रिप्लेस करेगा माइनिंग लीज को विद पेट्रोलियम लीज, एंड ऑब्वियसली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि है वो गवर्न होगा। तो आप खुद सोचिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई नया मिनरल आता है, तो पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है। जैसे इनपुट से आउटपुट कैसे जाएगा। जब भी हमें कोई फैक्ट्री भी लगानी होती है तो फैक्ट्री में हम ये सोचते हैं ना कि फैक्ट्री का ओनर कौन होगा, राइट, फैक्ट्री को चलाएगा कौन, उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, राइट, फिर इनपुट्स कहाँ से आएंगे, फैक्ट्री में काम कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, सब कैसे आएगा। फिर एक बार जब हमारा सारा सामान तैयार हो गया है, फिर उसको ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए होता है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है, जैसे कि मार्केट में पहुंचे। तो ये पूरा सिस्टम जैसे फैक्ट्री में चलता है उसी तरीके से ऑयल और पेट्रोलियम के लिए भी चलेगा कि पहले तो हमें पूरे इंडिया में हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ ऑयल है, कहाँ नहीं है। तो पहले तो हमें सबसे पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। एक जगह हमने सपोज पकड़ ली कि यहाँ पे जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, राइट, तो फिर वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग के बाद एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वील हैव टू गो अबाउट प्रोडक्शन, एंड देन मेकिंग इट मार्केटेबल एंड मर्चेंटेबल। तो ये सारी पूरी चीज़ों का प्रोसेस फ्रॉम द बिगनिंग टू द फाइनल थिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर इन दिस बिल थ्रू द पेट्रोलियम लीजेस, जो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों को देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये बिल का एक्सपेंशन है। और ये सारा काम बेसिकली कौन कर रहा है, सारा काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पहले स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी रहता था, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बार ये बिल में इनिशिएटिव आया है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं कि साथ साथ और क्या चेंजेस है, पेनल्टीज़ की चेंजेस हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो देश में एक पूरी नया तरीके की जो बाहर चल रही है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की चल रही है। दे वांट कि काफ़ी सारे बिजनेसेस में लोग आगे आएँ, प्राइवेट बढ़ाए हाथ। तो वो चाह रहे हैं कि चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आसान रहे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें ना रहे। तो पेनल्टीज़ का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। पहले हर चीज़ के लिए जेल जाना पड़ता था, अब केवल फाइन से काम चलेगा, राइट। सिमिलरली 25 लाख है वायलेशंस के लिए, राइट। सो उस तरीके से चीज़ों में थोड़ा सा नेचर में चेंज आ गया है। एंड अब इन सारी चीज़ों से हम ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो सो फार हमने ये देख लिया है कि हमने डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल को एक्सपैंड किया। साथ में हमने देखा कि पेट्रोलियम लीज के बारे में इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है। साथ में हमने ये देखा है कि सेंटर के पास काफ़ी सारी रेगुलेटरी पावर आ गई है, राइट। नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिसाइडिंग द होल पैटर्न, बट ऑल्सो कैसे लीज को ग्रांट करना है, कैसे हमें मिनरल ऑयल को कंजर्व करना है, मेथड्स क्या होंगे प्रोडक्शन के, एंड वो जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस वगैरह भी कम करना है। तो उन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी क्या रूल्स बनेंगे, वो सब चीज़ें सब सेंटर करेगा, राइट। और ऑफेंसेस को तो उन्होंने ऑफकोर्स पेनल्टीज़ को चेंज तो किया ही है। सो इन सारी चीज़ों के जो प्रावधान है उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है, कुछ चैलेंजेस है, कुछ कंसर्न्स है। पहला तो स्टेट और सेंट्रल पावर की बात है। तो ये बिल काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया है डीएम के जैसे पार्टीज़ के साथ, बिकॉज पहले स्टेट के पास काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टीज़ मिलने का चांस रहता था एंड स्टेट के पास थोड़ा कंट्रोल रहता था, लेकिन अभी सारा काम सेंटर कर रही है। सो उसके बारे में थोड़ा सा ये जो रेगुलेशन पावर्स का डिलेनेशन हुआ है वो थोड़ा सा स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन की बात भी है कि स्टेट्स हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड देयर इज अ डिबेट ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यूली स्ट्रक्चर ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स
tax structure, right? So that is how the bill is, right? Now we are moving to the last article जहाँ पे हम इकोनॉमी की लैंडस्केप की बात करेंगे. So far हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जब सितंबर के आसपास 2024 में जब हमने नोटिस किया था कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो 740 बिलियन के आसपास आ चुका था, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट. और साथ में हमने ये भी देखा था कि उसी टाइम स्टॉक मार्केट भी सबसे अपनी पीक पर थी, लेकिन इस टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, राइट? सो डाउनफॉल कैसे कैसे हुआ है? सो पहला तो हमने देखा कि FIIs काफ़ी आउटफ्लो हो गया, राइट? स्टॉक मार्केट भी उसके बाद काफ़ी गिरी है, राइट? और हमारा जो करेंसी है वो भी अभी 83 के आसपास 84 तक मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं. सो द आर्टिकल इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस फर्स्टली कि ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं. एंड अभी रिसेंटली हमने क्या देखा है कि जो 740 बिलियन हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो घटते जा रहा था 2 महीने अक्टूबर नवंबर में. अब थोड़ा सा ये बढ़ा है, राइट? अभी हम लोगों का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो अराउंड हो चुका है 658, राइट? तो ये काफ़ी घट गया था, लेकिन अभी कुछ थोड़े से रिसेंट टाइम में हमने थोड़ा सा 1 बिलियन जितना गेन एक्सपीरियंस किया है. तो 740 से घटते घटते ये हो गया था 656 के आसपास, राइट? लेकिन अभी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्स हुआ है. अब 658 बिलियन डॉलर्स हो गया है. तो न्यूज़ इज़ अबाउट टॉकिंग दिस ट्रेंड एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर बिहाइंड इट, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर में हमारा पीक था, उसके बाद चीज़ें थोड़ी गिरी हैं. तो गिरी जैसे मैंने बताया कि FII आउटफ्लो बहुत हुआ था. तो FII आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट में आता है. तो अभी इस चीज़ से क्या हुआ है, तो जैसा आपको पता है कि ये हमारा डॉलर्स है और ये हमारा एक्सचेंज रेट है और ये हमारा डॉलर्स का डिमांड सप्लाई बढ़ता है. तो जब FII आउटफ्लो होता है इसका मतलब क्या होता है कि डॉलर जो कि है दैट इज़ लीविंग इंडिया, यानी कि जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है वो कम हो रही है, यानी कि अब हमारी सप्लाई ऐसी हो गई है. तो जहाँ इनिशियली मेरा एक्सचेंज रेट यहाँ पे था, अब सप्लाई कम होने की वजह से एक्सचेंज रेट यहाँ हो गया है, यानी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हुआ है, राइट? क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है. जहाँ 83 पे खड़े थे अब 84 रुपीज़ का मिलता है हमें $1. सो वही हुआ है कि FIS होने की वजह से डॉलर काफ़ी इंडिया छोड़ के गया है. डॉलर हैज़ लेफ्ट इंडिया ड्यू टू विच देयर हैज़ बीन अ डेप्रिसिएशन. हावेवर इतना डेप्रिसिएशन जो है थोड़ा सा कवर अप भी हुआ है. थोड़ा और डेप्रिसिएशन हो जाता बट थोड़ा सा जो कवर अप हुआ है वो फॉरेक्स की वजह से हुआ है. जो हमारे रिजर्व्स थे हमारी गवर्नमेंट ने उसको थोड़े से बर्न आउट किए, राइट? तो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इतने समय से हमारे रिजर्व्स घट रहे थे अब जाके थोड़े से बढ़े हैं. $1 बिलियन जितना हमारा बढ़ गया है. सो दैट इज़ द ट्रेंड कि ऐसा क्यों हुआ है और इस चीज़ें क्यों होती हैं. ये बैकग्राउंड था पूरी न्यूज़ का, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि रिजर्व्स हमारे हमेशा कैसे डिपेंडेंट होते हैं. एक तो जैसे मैंने बताया कि FII अगर हमारा आउटफ्लो होगा तो रिजर्व्स जाएंगे या इनफ्लो होगा तो रिजर्व्स चेंज होंगे. सिमिलरली करंट अकाउंट डेफिसिट की भी जो चीज़ें हैं, जो ट्रेड अकाउंट है जहाँ पे गुड्स का सब कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, उसकी वजह से भी रिजर्व्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं. तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा रहता है, काफ़ी हाई रहता है, राइट? क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बताया कि हमारा ऑयल का इंपोर्ट काफ़ी है. सिमिलरली हम काफ़ी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट रहते हैं. हमारी खुद की जो कंपेटिटिवनेस है प्रोडक्शन के तौर में वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट? तो इंडिया का इसलिए कैट जो कि है वो काफ़ी हाई रहता है. लेकिन ओवरऑल पिक्चर संभल इसलिए जाती है क्योंकि कैपिटल अकाउंट से बेसिकली जो हमारा रिजर्व्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो हमारा कैपिटल अकाउंट रिजर्व्स को कैसे मैनेज करता है? तो हमारा कैपिटल अकाउंट में बेसिकली दो पार्ट्स है. एक तो हमारा सॉफ्टवेयर है, राइट? सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक हमारा रेमिटांसेस हैं. तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल BOP बैलेंस हो जाता है. तो सॉफ्टवेयर हमारा क्यों इतना अच्छा है? तो जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर बेसिकली IT सर्विसेज एंड IT एक्सटेंशन सर्विसेज आते हैं. तो ये हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड विद इंक्रीज डिजिटाइजेशन दिस हैज़ बिकम इवन स्ट्रॉन्गर, राइट? सो ड्यू टू दिस ऑल्सो वी गेट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर रिजर्व्स, सॉफ्टवेयर लेड रिजर्व्स एंड कैपिटल अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता है हमारा. सिमिलरली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ गया है सो फार बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज लेड एक्सपोर्ट.
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारी एमएनसीज ने इंडिया में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स ओपन करे हैं, जो कि बहुत ही स्पेशलाइज सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं R&D लेड अपने खुद के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इस चीज़ की वजह से भी हमारे को काफ़ी रिजर्व्स इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर एंड ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ सर्विसेज। सो मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस, एंड जैसे मैंने बताया रेमिटांसेस का तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड रहता ही है। अभी हमारे 2023 में 106 बिलियन जितने रेमिटांसेस थे, जो कि काफ़ी हाई हैं। इंडिया इज अमंग द टॉप 3 कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेमिटांसेस। तो ओवरऑल ये हमारी पूरी पिक्चर है कि कैसे हमारा कैपिटल अकाउंट चलता है। कैपिटल अकाउंट स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है, 3 कारण मैंने आपको बताए, आईटी की वजह से, बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से, सिमिलरली रेमिटांसेस की वजह से, एंड कैसे हमारा कैड रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वीक पोजिशन पर रहता है। एंड जो करंट सिचुएशन है कि कैसे एफ हमारे काफ़ी ब्लो आउट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स को काफ़ी नीचे होना पड़ गया, राइट। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑथर कंपेयर करता है इसको 2011 और 2012 की सिचुएशन से, क्योंकि उस टाइम भी इंडिया से काफ़ी सारे डॉलर्स चले गए थे, बिकॉज तब क्वांटिटेटिव ईजनिंग का टाइम था, फेड टेपरिंग का टाइम था। तो ऑथर कहता है कि क्या ये 2011 वाली सिचुएशन से कंपैरेबल है। तो ऑथर, क्योंकि अभी फिर से हमारा डॉलर्स इज लीविंग कंट्री, FII आउटफ्लोज आर हैपनिंग, सो इन दैट सेंस ऑथर इज सेइंग दैट इट इज़ नॉट सो कंपैरेबल, बिकॉज हमारा अभी कैड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि हमारा कैड नेगेटिव तो चलता ही है, बट इट इज़ नॉट एज बैड एज इट वॉज एट दैट टाइम। साथ में ओवरऑल सिचुएशन इज ऑल्सो लाइक अ लिटिल डिफरेंट। सो ओवरऑल दिस इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल, लेट्स सी व्हाट द ऑथर हैज टू से। सो रुपी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि वही है कि कितने सारे हमारे FII आउटफ्लोज भी हुए, लेकिन डेप्रिसिएशन 83 से 84 ही हुआ, तो इतना भी ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं था, इसलिए रुपीज़ रेजिलियंट अमंग दी ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटीज़, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्री फॉल तो थोड़ा सा अनलाइकली ही है। एंड जो इसलिए रीज़न क्यों है, क्योंकि कैड हमारा लो है, थोड़ा सा तो हमारा कैड का डिफरेंस रहता ही है, बट इट इज़ नॉट एज बैड, right? Therefore, even if needed, the CAD can be financed through the drawdown of forex reserves, right? So भाई करंट अकाउंट की बात कर रहा है, जो डेफिसिट रहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, एंड फॉरेक्स की बात कर रहा है। इंडिया सब्सटैंशियल फॉरेक्स रिजर्व्स एक्ट एज अ सेफ्टी नेट, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू मैनेज करेंसी फ्लक्चुएशंस। तो भाई इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहा है कि अभी नवंबर में थोड़ा सा 1.5 बिलियन जितना बढ़ गया, जिसकी वजह से 658 बिलियन हो गया, लेकिन ये अभी सितंबर में 704 बिलियन जितना था। तो उस तरीके से तो देखा जाए, द ग्राफ इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, सितंबर में इतना था, फिर घट गया, अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज द ग्राफ फॉर द फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट। गोइंग फॉरवर्ड FPI का इम्पैक्ट बता रहा है, जैसे मैंने बताया कि जब आपकी FIS कंट्री लूज करती है तो काफ़ी सारा डॉलर बाहर जाता है, तो उसकी वजह से जैसे बता भी रहा है कि अभी हमारा 14 बिलियन डॉलर्स बाहर चला गया, जो करंट FPI का आउटफ्लो था, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रुपी पे प्रेशर पड़ता है। इस रुपी के प्रेशर को मैनेज करने के लिए RBI ने इंटरवीन किया था, राइट। आगे जाके करंट अकाउंट की बात कर रहा है। सो इंडिया इज बेसिकली अ नेट इम्पोर्टर ऑफ थिंग्स, दैट इज वाई देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, अ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट विच इज इक्वल टू $242, राइट। सो कैट जैसे मैंने बताया हमारा, लेकिन थोड़ा सा अभी नैरो हो गया है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। हाउएवर सरप्लस इन सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट रेमिटेंस, दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मैनेजमेंट ऑफ कैड, राइट। सो नाउ इफ़ यू हैव टू कंपेयर इंडिया एंड चाइना, राइट, तो आपको पता है इंडिया का कैड काफ़ी हाई है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो चाइना का मर्चेंडाइज ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट। तो दो चीज़ें हैं, एक है हमारा करंट अकाउंट और एक है हमारा कैपिटल अकाउंट, और ये है हमारा इंडिया और ये हमारा चाइना। तो इसमें इंडिया का पोजीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ पे चाइना अच्छा है। लेकिन इंडिया अपने आप को बैलेंस कैसे करता है, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे चाइना अच्छा नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल दोनों तरफ से इंडिया और चाइना में कॉन्ट्रास्ट चलता है। दैट इज व्हाट इज सेइंग दैट कैट की तरफ से भी कॉन्ट्रास्ट रहता है, लेकिन चाइना के पास इनविजिबल्स में काफ़ी डेफिसिट है सर्विसेज में, राइट। So that is what it has been saying. But when it comes to India, now if we talk about capital, राइट, जैसे मैंने बताया ओवरऑल तो सही रहता है, लेकिन करेंटली देयर आर सम कंसर्न्स। FDI थोड़े से हमारे डिक्लाइन हो गए हैं रिसेंटली, राइट। हाउएवर FPI इनफ्लोज थोड़े से जैसे अभी पॉजिटिव हुए हैं, बट अभी ओवरऑल FDI का जो टोन है वो थोड़ा नेगेटिव है। सो वही बात कर रहे हैं आगे के लिए क्या मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। तो मैनेजेबल तो है, क्योंकि रिजर्व्स हैं हमारे पास, बट स्टिल वी हैव टू इंश्योर दैट अ कैड रिमेन्स मैनेजेबल, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। हमारा इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, एंड वी हैव टू मेक एन इकोनॉमी विच इज़ रेजिलियंट।
So this is what the article is talking about, giving a broad idea about what happened and relating it to the fundamentals of the country. Now we have the prelims question. The West Texas Intermediate, sometimes found in news, is referred to the grade of crude oil, right? And आगे हम मेंस के बारे में क्वेश्चन करें. So multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral oil in the world. So I want you to write these questions and put it on the Telegram group. Also, you can put your feedback about the video on the YouTube, or you can put your other things on the YouTube comment box. We would be happy to help and put guidance across. That is it for today. Thank you. Have a great day.